नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे दल बदल विरोधी कानून की विफलता का प्रश्न, पद्मा बहुउद्देशीय पुल व भारत बांग्लादेश, स्टरलाइट संयंत्र बिक्री विवाद, भारत में नमक उत्पादन तथा उदयपुर बर्ड विलेज पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 12 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे दल बदल विरोधी कानून की विफलता के प्रश्न पर। महाराष्ट्र में एक नवीन प्रकार का संवैधानिक संकट देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने वाले शिवसेना के कई विधायक अब पार्टी नेताओं की पहुंच से दूर रहने के लिए गुवाहाटी चले गए हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि एक सुनियोजित प्रकार का सामूहिक दल बदल देखा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची इसके संदर्भ में प्रावधान करती है, जिसके तहत एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वफादारी स्विच करने, सरकारों को गिराने, नए लोगों को सरकार के गठन की सुविधा के लिए विधायकों के बीच दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के संदर्भ में इसको पारित किया गया है। यह प्रावधान विधायिका के पीठासीन अधिकारी को किसी अन्य सदस्य द्वारा याचिका पर किसी दल बदलू को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करती है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के दल बदल पर विचार किया जाता है। एक सदस्य द्वारा जब स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया जाए, या फिर सदस्य के द्वारा अपनी पार्टी द्वारा विशेष तरीके से मतदान करने के लिए जारी किए गए निर्देश यानी व्हिप का उल्लंघन किया जाए। सामान्य तौर पर यदि कोई पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करे तो उसे दल बदल का सीधा उदाहरण माना जाता है। हालांकि स्वेच्छा से किसी पार्टी की सदस्यता को छोड़ना विवाद और मुकदमेबाजी का स्रोत रहा है और इसे सामान्य रूप से विधायक के आचरण के आधार पर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसके संदर्भ में यह फैसला सुनाया गया है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने का अनुमान किसी व्यक्ति के आचरण से ही लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में जो देखा जा रहा है उसमें महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 सदस्य हैं। वहीं बागी गुट का ये कहना है कि उसके पास 40 विधायक हैं और इस रूप में दल बदल के कारण होने वाली अयोग्यता जो एक पार्टी के दूसरे पार्टी के साथ विलय के मामले में अपवाद को निर्धारित करती है, उस रूप में दल बदल उन पर लागू नहीं होता है। इसमें विलय तभी होता माना जाता है जब पार्टी की कुल ताकत का 2/3 विलय के लिए सहमत होता है। महाराष्ट्र में विद्रोही समूह को यह दावा करने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता होगी कि वे विधायक दल के 2/3 हैं। इसमें अब ये देखा जाना होगा कि इसमें किस प्रकार के विलय को मान्यता दी जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मूल रूप से 10वीं अनुसूची ने अयोग्यता नियम के अपवाद के रूप में एक विधायक दल में विभाजन की बात को किया था, यानी अगर 1/3 विधायक दल इसे छोड़ देता है या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो वह विभाजन के बराबर होता है और ऐसे सदस्य अयोग्यता को आकर्षित नहीं करेंगे। यह विधायकों के लिए एक ऐसा समूह बनाने के लिए पलायन खंड साबित हुआ जो विधायक दल की कुल ताकत का 1/3 होते थे और फिर दल बदल कर लिया करते थे। इसी के चलते 2003 के संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब ये देखा जाना बाकी है कि क्या विलय तर्क का उपयोग करके दल बदलू दल बदल के प्रावधान से बच सकेंगे। हाल के एक उदाहरण में गोवा में देखे गए ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया जो गोवा में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। अदालत ने इस संदर्भ में माना कि उन्होंने डीम्ड मर्जर के लिए 2/3 आवश्यकता को पूरा किया है और इस प्रकार से उनको अयोग्यता से छूट दी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अपील का मुख्य आधार यह है कि न्यायालय को विलय के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि 10वीं अनुसूची में परिकल्पित विलय एक दो चरणीय प्रक्रिया है। इसके तहत एक राजनीतिक दल पहले दूसरे के साथ विलय होता है और फिर विधायक विलय को स्वीकार करते हैं। चूंकि यहाँ पार्टियों का विलय नहीं हुआ है, अतः पार्टियों के विलय के अभाव में केवल यह तथ्य है कि 2/3 विधायक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्हें अयोग्यता से नहीं बचाते हैं। मेघालय में भी इस तरीके के एक मामले में सदन अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस में कुल 17 में से 12 कांग्रेस विधायकों के दल बदल को विलय के रूप में मान्यता दी और उन्हें अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या वास्तविक विलय तभी माना जाएगा जब दलों का विलय देखा जाए, न कि केवल विधायकों के द्वारा 2/3 आधार पर एक दल से दूसरे दल में दल बदल करना। यह हमें इस सवाल पर लाता है कि क्या ये घटनाएं दल बदल विरोधी कानून को अर्थहीन बना देती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची को दल बदल के खतरे से बचाने के लिए पेश किया गया था, किंतु हाल के समय में जिस प्रकार से सामूहिक दल बदल देखे गए हैं वह इसकी निष्प्रभाविता को ही दर्शा देते हैं। इसमें कई बार निर्वाचित शासनों को गिराने के उदाहरण भी देखे गए हैं, जिसके चलते अनेक बार ये देखा जाता है कि बड़े बहुमत वाली सत्ताधारी पार्टी दल बदल कानून की परवाह किए बिना मुख्य विपक्षी दलों को ही अपने कब्जे में ले लेती है। इसमें अध्यक्ष भी कार्य न करने का विकल्प चुनते हैं, जिसका उदाहरण मणिपुर आदि तक में देखा गया है। मणिपुर के उदाहरण के रूप में कांग्रेस के 7 विधायक 2017 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हुए और उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया। हालांकि अध्यक्ष ने 2 साल से अधिक समय तक मंत्री को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाओं पर कार्यवाही नहीं की। जब जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर मामले को निपटाने का निर्देश दिया, तो उसके बाद भी कार्यवाही नहीं की गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और मंत्री को विधानसभा में प्रवेश करने से रोक दिया। इसी प्रकार के मामले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी देखे गए हैं। कर्नाटक में 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के विद्रोहियों के एक समूह ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनके पद पर बने रहने के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। अध्यक्ष ने बाद में उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया कि राज्यपाल से मिलने की उनकी कार्यवाही स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के समान थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के आधार पर इस अयोग्यता को रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया और न ही उन्हें अध्यक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री की प्रतियां सौंपी गईं। इसी मिसाल के एक उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में विधायकों के एक समूह ने 2017 में मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह किया और राज्यपाल से मुलाकात कर उनके खिलाफ इसी तरीके की संवैधानिक प्रक्रिया की मांग की। अध्यक्ष ने 18 विधायकों को पार्टी की स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुमत से अयोग्यता को बरकरार रखा। इसमें यद्यपि तथ्य कर्नाटक के घटनाक्रम के समान ही थे, किंतु इस मामले में उच्च न्यायालय का विचार था कि विधायकों के आचरण से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ भी अनुचित नहीं था कि वे शासन को गिराने की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार से 2019 में इस्तीफे से दल बदल की एक घटना देखी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अध्यक्ष के पास यह सत्यापित करने का अधिकार है कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है, लेकिन अध्यक्ष के लिए इस्तीफे पर विचार करते समय बाहरी कारकों को ध्यान में रखना संवैधानिक रूप से अनुमत नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई सदस्य स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा है, तो अध्यक्ष इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार यह लगातार देखा जा रहा है कि दल बदल बेरोक टोक जारी है। इसलिए दल बदल विरोधी कानून में सुधार का मजबूत मामला बन जाता है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि इसके विलय खंड को फिर से परिभाषित किया जाए।
न्यायिक शक्ति को अध्यक्ष से किसी अन्य विश्वसनीय प्राधिकरण में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही अनेक बार इसको समाप्त किए जाने की भी बात कही जाती है। दल बदल विरोधी कानून को इसलिए भी खत्म किए जाने की बात की जाती है क्योंकि यह सदस्यों को उनकी पार्टी लाइन का गुलाम बनाता है, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र और लोगों का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है। अब यह भविष्य में देखने वाली बात होगी कि इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे पद्मा बहुउद्देशीय पुल व भारत बांग्लादेश की। हाल ही में भारत सरकार ने पद्मा बहुउद्देशीय पुल के पूरा होने पर बांग्लादेश को बधाई दी है। पद्मा ब्रिज न केवल बांग्लादेश की आंतरिक कनेक्टिविटी में मदद करेगा बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और रसद में भी सुधार करेगा। यह पुल द्विपक्षीय भारत बांग्लादेश और उप क्षेत्रीय संबंधों को बेहतर बनाने में मजबूत भूमिका निभाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यह ब्रिज बांग्लादेश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है और प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। आधिकारिक भारतीय बयान में कहा गया है कि यह सफलता प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साबित करती है जिस पर भारत दृढ़ता से विश्वास करता रहा है। जब बांग्लादेश ने परियोजना के निर्माण के लिए इसे स्वावित्त पोषित करने का फैसला दिया, तब भी भारत ने इसका अटूट समर्थन किया था क्योंकि यह पुल बांग्लादेश के कम से कम 20 जिलों को जोड़ेगा, जिससे भारत, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ माल और वस्तुओं के तेजी से परिवहन में मदद मिलेगी। इसी पृष्ठभूमि में हमें भारत बांग्लादेश संबंधों को समझने की आवश्यकता है। साल 2021 भारत बांग्लादेश संबंधों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक ऐसा साल था जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष पूरे हुए। इसमें भारत की भूमिका निर्णायक थी और भारत ही ऐसा पहला देश था जिसके द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की गई। हमें भारत बांग्लादेश संबंधों को अनेक पहलुओं के अंतर्गत समझने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम व्यापारिक संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। 2014 के बाद से दोनों देशों के द्वारा व्यापार आर्थिक जुड़ाव को काफी आगे बढ़ाया गया है, जिससे दोनों के मध्य $10 बिलियन से अधिक की मात्रा का व्यापार किया गया है और भारत के द्वारा भी बांग्लादेश के कई उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है। इसके अलावा भारत के द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए एकीकृत चेक पोस्ट को भी शुरू किया गया है, जो विकास साझेदारी के उदाहरण को दर्शाता है। विकास भागीदारी के उदाहरण के रूप में ही बांग्लादेश को पिछले 8 वर्षों में सड़क, रेलवे, पोत, परिवहन और बंदरगाह आदि के क्षेत्र में भी सहयोग दिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है, जिसके तहत बांग्लादेश को $8 बिलियन की सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत भारत ने बांग्लादेश को विविध प्रकार की लघु विकास परियोजनाओं में भी सहायता दी है। आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति के साथ ही एक्ट ईस्ट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मानवीय सहायता भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें संकटों के समय भारत के द्वारा बांग्लादेश को सहायता प्रदान की गई है, जैसे कि 2007 में चक्रवात के द्वारा उत्पन्न संकट के दौरान प्राकृतिक आपदा की सहायता। इसके अलावा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी सहायता को प्रदान किया गया। इसमें सैन्य सहयोग भी काफी महत्वपूर्ण है, जो दोनों सशस्त्र बलों के बीच संप्रति और मिलन एक्सरसाइज के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। भारत द्वारा बांग्लादेश को भारत से रक्षा उत्पादों का आयात करने के लिए $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान किया गया है। विशेष रूप से भारत बांग्लादेश संबंध सुरक्षा और आसूचना के सहयोग के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद पर अंकुश हो पाया है।
दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही देश सार्क, बिम्स्टेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के निर्वाचन का भी समर्थन किया गया है। इसमें कनेक्टिविटी की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों ही देश 1965 के पहले के रेल संपर्क और कनेक्टिविटी को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इसमें भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिल्हाटी के मध्य रेल संपर्क का उद्घाटन किया जाना, अखोरा अगरतला रेल संपर्क पर भी कार्य प्रगति पर है। दोनों देशों के द्वारा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया समझौते के माध्यम से यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों के आवागमन के विनिमय के लिए 2015 में मोटर वाहन समझौते को सहमति प्रदान की गई। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए अपने अंतर्देशीय मार्ग और चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति को भी प्रदान किया गया है। सीमा प्रबंधन के संदर्भ में भी दोनों के मध्य सौहार्द देखा गया है, जिसके तहत 2015 में भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन और 2014 में बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन ने दोनों देशों के मध्य दीर्घ समय से लंबित सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया है। हालांकि संबंधों की प्रगाढ़ता के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन ने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव लाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और प्रवासियों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के जल बंटवारे आदि को लेकर भी तनाव विद्यमान है। साथ ही हाल के समय में बांग्लादेश में कट्टरता में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए बांग्लादेश की राजनीति में भी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों की बढ़ती उपस्थिति भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इन चुनौतियों के साथ ही सीमा पर अपराध और बांग्लादेश में भारत को लेकर नकारात्मक धारणा को भी बेहतर तरीकों से निवारित किए जाने की आवश्यकता है। तभी भारत और बांग्लादेश के मध्य बेहतर सहयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारत बांग्लादेश संबंधों को और बेहतर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे स्टरलाइट संयंत्र बिक्री विवाद पर। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कई कानूनी लड़ाइयों के बाद प्रदूषण के आरोप में स्टरलाइट कॉपर को बंद करने के 4 साल बाद वेदांत समूह की एक इकाई ने पिछले हफ्ते एक विज्ञापन दिया, जिसमें घोषणा की गई कि थुत्तुकुडी स्मेल्टर बिक्री के लिए तैयार है। यद्यपि पर्यावरणविद और जो लोग संयंत्र के संचालन के खिलाफ रहे हैं, वे इस कदम को राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की एक रणनीति बताते हैं, किंतु विभिन्न उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम जो तांबे पर निर्भर हैं, वे चिंतित हैं कि इससे राज्य में कारोबार पर और असर देखा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि स्टरलाइट कॉपर जब कार्यरत था तब वह भारत की तांबे की मांग का लगभग 40% उत्पादन किया करता था और सरकारी खजाने में लगभग 2500 करोड़ रुपए का योगदान किया करता था। इसकी जो कुल क्षमता थी वह लगभग 4 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। तांबे के अलावा 2,20,000 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ स्टरलाइट फॉस्फोरिक एसिड का भी घरेलू आपूर्ति करता था, जिसका उपयोग उर्वरकों में किया जाता था। यह संयंत्र तमिलनाडु में सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपूर्ति करता था, जिसका प्रयोग डिटर्जेंट और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। हालांकि 2018 में इस संयंत्र के बंद होने के बाद इन सभी प्रकार के कच्चे माल की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से तांबे की कीमतों में वृद्धि देखी गई है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अब तांबे का शुद्ध आयातक बन गया है। आयात में यह वृद्धि और भी जारी रह सकती है, क्योंकि घरेलू मांग 10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 20 लाख मीट्रिक टन तक जाने वाली है।
आपको ये ध्यान रखना है कि तांबे का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, बिजली आदि सभी क्षेत्र तांबे की कमी, आयात निर्भरता और इनपुट लागत में वृद्धि से प्रभावित होंगे। जब से विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, किसी भी राजनीतिक दल ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि लगभग सभी पार्टियां प्लांट को फिर से खोलने के खिलाफ हैं। हालांकि संयंत्र के फिर से खुलने की स्थिति हो या फिर इसके बेचे जाने की संभावना हो, इसके व्यापार के संचालन और तमिलनाडु में निवेशकों के विश्वास के लिए निश्चित निहितार्थ होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे भारत में नमक उत्पादन पर। देश के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य गुजरात में फसल के मौसम की शुरुआत में देरी के चलते भारत में नमक का उत्पादन लगभग 30% कम होने की आशंका जाहिर की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर गुजरात में नमक का उत्पादन कार्य मार्च से शुरू होता है, लेकिन विस्तारित मानसून के कारण विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में अधिकांश नमक पैन ने अप्रैल के मध्य से उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की। यदि मानसून जून के मध्य से पहले शुरू होता है तो उत्पादन में और कटौती देखी जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत हर साल लगभग 30 मिलियन टन नमक का उत्पादन करता है, जिसमें गुजरात का हिस्सा लगभग 90% है। हालांकि इस बार लगातार देखे जाने वाली बारिश के चलते उत्पादन के लिए कम समय मिलने जा रहा है। नमक निर्यातकों का मानना है कि यदि नमक उत्पादन में 30% से अधिक की गिरावट देखी जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा नमक के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत कुल नमक उत्पादन में लगभग 10 मिलियन टन का निर्यात करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग कांच, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, रसायन और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में भी होता है, जो नमक की कमी की स्थिति में प्रभावित हो सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो 55 देशों को नमक का निर्यात करता है। संकट के चलते ही इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने मांग की है कि नमक को कृषि उत्पाद माना जाए, ना कि खनन वस्तु। इस्मा का ये मानना है कि स्वतंत्रता से पहले भारत की नमक की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश में स्थित नमक की खदानों से खनन किए गए सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट से पूरी होती थी, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने नमक को खनन उत्पाद के रूप में निर्धारित किया। किंतु वर्तमान में 90% नमक का उत्पादन सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसे कृषि उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए और केवल सेंधा नमक को ही खनन प्रक्रिया में डाला जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे उदयपुर के बर्ड विलेज की। समुदाय के द्वारा संचालित संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले में मेनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। इससे मेवाड़ क्षेत्र के इस ग्रामीण क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा मिलने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। गांव की 2 झीलें ब्रह्मा और धंध हर साल सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती हैं। राज्य सरकार ने मेनार को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया को शुरू किया है, जो तलछट और पोषक तत्वों के भंडारण में इनकी भूमिका को पहचानेगी और स्थानीय अधिकारियों को झीलों के बेहतर रखरखाव को करने में सक्षम बनाएगी। आर्द्रभूमि की स्थिति होने के बाद जलीय पौधों की वनस्पति को बढ़ाने और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए भी झीलों को बेहतर किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में रामसर स्थल के रूप में केवलादेव घाना और सांभर लेक विद्यमान है और इस गांव को आर्द्रभूमि का दर्जा दिए जाने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि आगे इसे रामसर स्थल का भी दर्जा दिया जा सकता है।
इसी के चलते यहाँ पर वर्षों से पक्षियों के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें गश्त, घायल पक्षियों के बचाव, अवैध शिकार के किसी भी प्रयास की रिपोर्ट करने की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। संरक्षण के इस प्रयास में पक्षी मित्रों का भी बेहतर योगदान है, जो झीलों को पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आवास के रूप में बनाए रखने में मदद करते हैं। इसी के चलते सर्दियों में झीलों में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियां देखी जाती हैं। इसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, पेलिकन, कॉमन टील, ग्रीन सैंड पाइपर आदि महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया, यूरोप और मंगोलिया से भी यहाँ पर प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं, जिसके बाद पक्षी प्रेमी और पर्यटक भी गांव में आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार झील का अबाधित वातावरण पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने और उनके प्रवास मार्गों का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं के लिए बड़ा आकर्षण होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, चूंकि दल बदल बेरोक टोक जारी है और स्पीकर अपनी राजनीतिक वफादारी के आधार पर इन घटनाक्रमों पर कार्रवाई करने से परहेज करते हैं, इसलिए दल बदल विरोधी कानून में सुधार का एक मजबूत मामला बनता है। व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, पद्मा बहुउद्देशीय पुल के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में भारत बांग्लादेश संबंधों की हालिया प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप दल बदल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप दल बदल के हाल में चर्चा में रहने के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे, दल बदल कानून और इसमें निहित चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप पद्मा बहुउद्देशीय पुल का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत बांग्लादेश संबंधों की हालिया प्रगति को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में विविध उदाहरण चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।